नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि एग्री प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट में किस तरीके से इस कोविड काल में उछाल आया है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 43.4% की वृद्धि दर्ज की गई है जो एग्री प्रोडक्ट हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनके निर्यात में। और ये जो है पिछले साल इसी दरम्यान जो आंकड़े थे 37,397 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जबकि अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच में ये 53,626 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। और इस निर्यात में जो प्रमुख भूमिका है जिनसों की वो बता दूं मैं आपको कि मूंगफली करीब 35% और परिष्कृत चीनी 104% का जंप, गेहूं 206, बासमती चावल और गैर बासमती चावल कहूं तो उसका भी एक बड़ा हिस्सा है इस निर्यात में। और कृषि उत्पादों के निर्यात को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर की जाती रही हैं और सरकार की ओर से हाल के कुछ वर्षों में इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई नीतियां और नए कदम उठाए गए हैं। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में कोविड काल में भी इस निर्यात में बढ़ोतरी के पीछे की बड़ी वजहें और कदम क्या रहे हैं और क्या स्कोप है इस सेक्टर में एक्सपोर्ट को लेकर। क्या वो और जिन्स या फिर मैं कहूँ कि कृषि सेक्टर के सब सेक्टर जो कहे जाते हैं वहाँ पर किस तरीके से स्कोप नजर आता है, पोटेंशियल है और उसके लिए किन कदमों की हमें और ज़रूरत है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ दिवाकर नाथ मिश्रा साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शुभ्रा हैं जो कि एडवाइज़र हैं, ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम स्वागत है। और संजय सचेती साहब हैं, को चेयरमैन हैं नेशनल एग्रीकल्चर कमेटी फिक्की से। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में मिश्रा जी आपसे करना चाहूँगा क्योंकि एपीडा के आप पूर्व चेयरमैन हैं और एपीडा का रोल हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही अहम माना जाता है। किस तरीके से देखते हैं इस कोविड एरा में, अगर मैं एक्सपोर्ट को देखता हूं, हालांकि कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि उम्मीद से अलग तरीके के रिजल्ट हैं। धन्यवाद कविन जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि वाणिज्य मंत्रालय ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसको कृषि निर्यात नीति कहते हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारे राज्य सरकार, हमारे जिला और क्लस्टर लेवल, प्रोडक्ट वाइज क्लस्टर लेवल फॉर्म करके वहाँ पे इंटरवेंशन किया है, जिसमें एपीडा का एक अहम रोल रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में हमने कृषि उत्पादक संघ बनाए हैं, हमने एसपीएस टीबीटी अनुपालन कराने के लिए एक कानून बनाए हैं, हमने पैक हाउस, हमने ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस, हमने स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, हमने पेस्टिसाइड यूज, हमने जीआई प्रमोशन, हमने ऑर्गेनिक प्रमोशन, कोल्ड चेन, रेडिएशन, सारी टेक्नोलॉजी को मिला के एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत जो अम्ब्रेला हमने बनाया है, उसमें विभिन्न एजेंसियों के रोल को चिन्हांकित करते हुए हमने एक इंटरवेंशन किसानों तक पहुंचकर किया है। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमारे जो उत्पाद आज आ रहे हैं उनमें गुणवत्ता के हिसाब से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसलिए जब कोविड का ये संकट आया और पूरी दुनिया ने भारत की तरफ ये देखा कि हमें अच्छे दाम पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिल सकते हैं, तो भारत उस समय एक विश्व ग्लोबल सप्लाई के रूप में, ग्लोबल सप्लायर के रूप में उभर कर सामने आया। कोविड के टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाणिज्य मंत्रालय ने पूरे वर्ल्ड वाइड खाद्य सामग्री की सप्लाई करने के पीछे जो दृढ़ निष्ठा दिखाई थी, उसका एक पहलू यह था कि हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री ने, वाणिज्य सचिव ने 160 देशों के हमारे जो राजदूतावास हैं उनसे संपर्क साधा, उनसे मीटिंग करी, हमारे निर्यातकों से मीटिंग करी, हमारे इंडस्ट्री फिक्की हो, एसोचैम हो, सीआईआई हो, उनसे मीटिंग करी, हमारे ईपीसीज जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं उनसे मीटिंग करी, हमारे निर्यातकों से मीटिंग करी, हमारे लाइन मिनिस्ट्रीज से मीटिंग करी और ये निश्चित किया, बल्कि सुनिश्चित किया कि कहीं पर सप्लाई डिसरप्शन ना हो। और उसको क्रियान्वित करते हुए हमने 12 देशों के साथ, जहां पे हमारे खाद्य सामग्री जैसे बासमती चावल है, नॉन बासमती चावल है, चीनी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ फूड हैं, स्पाइसेस हैं, जिनकी अच्छी डिमांड थी, उनको हमने एक स्ट्रेटजी के तहत
एपीडा को और जितने भी और एजेंसियां थी उनके तहत हमने निर्यात करने का एक संकल्प उठाया, और ये 6 महीने में जो दूसरी छमाही, इसमें लगातार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो वृद्धि नजर आ रही है, उसमें एक समन्वित हमारा कदम था, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री, हमारे मिशंस, एपीडा, एम्पीडा और स्पाइसेस बोर्ड, प्लांटेशन बोर्ड, सबका एक समन्वित हमारा ये रोल रहा है। इसके बाद दूसरी पॉइंट मैं क्विकली बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस में भारत इस बार दुनिया को यह बताने में सक्षम रहा है कि भारत अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन को पकड़ते हुए विश्व को क्वालिटी प्रोडक्ट एक बहुत ही उचित मूल्य पर सप्लाई कर सकता है। और ये पहली बार है कि पूरे विश्व ने भारत को पिछले 6 महीनों में ही ये विश्वास दिया है, और भारत पे विश्वास किया है कि भारत फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मायने में एक उचित तौर पर निर्यातक बन सकता है। ओके सर। शुभ्रा जी, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब 2018 है, मुझे याद है कि दिसंबर में नई जो कृषि निर्यात नीति को जब मंत्रिमंडल और सरकार ने उस पर मुहर लगाई थी, उसके बाद 3 जो सबसे मेजर मैं कहूँ कि बिंदु थे जहाँ पर फोकस करने की बात कही गई थी, जिसका जिक्र दिवाकर मिश्रा साहब ने किया कि एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट इंटरनेशनल पैरामीटर के लिहाज से हम उस क्वालिटी को जनरेट करें, उसके बाद हम उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के तौर पर सामने ला पाएं। अब जबकि हालांकि कोविड काल में कुछ लोग ये कहते हैं कि कोविड के चलते ये ज़्यादा फायदा है, जबकि कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर कोविड नहीं होता तो शायद ये नंबर्स कहीं और ज़्यादा हो सकते थे। किस तरीके से आप देखते हैं कि कोविड की ही अगर इस समय काल को हम देखें और जो ज़रूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है और जो मानक हैं, उस लिहाज से कितना ज़्यादा रेट या क्वालिटी में कम्पिटिटिवनेस हमने उसको फेस किया है और उस पर खरा उतरे हैं? बिल्कुल, मैं ये इसको 1-2 तरह से देखा जा सकता है, 2 तरह से इसके पहलू हैं। एक तो हमारा प्रोडक्शन जो था, वही हम लोग उसको सस्टेन कर पाए। आपने पता है आपको कोविड के दौरान बहुत सारा कुछ ऐसा रहा, लॉकडाउन रहा, लोग नहीं थे, लेकिन देश ने ये मानते हुए कि कृषि एक ऐसा विभाग है, एग्रीकल्चर एक ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ पे कि लॉकडाउन नहीं हो सकता, बिकॉज़ अगर आपको फसल उगानी है तो फसल का एक सर्टेन समय है, रबी खरीफ क्रॉप हार्वेस्टिंग है तो उसका समय है। तो वो सब जानते बूझते हुए ये मैं कहूँगी कि सिस्टम ने इसको ध्यान में रखते हुए ये हर तरह की वो एग्जम्पशंस दी, हर तरह से उसको सपोर्ट किया कि हमारा हार्वेस्टिंग डिस्टर्ब नहीं होगा, नेक्स्ट सीजन का हमारा सोइंग डिस्टर्ब नहीं होगा, और उसके बाद वंस अगेन द रबी खरीफ जिस तरह से हमारे यहाँ चले आता है, वो चलता रहा। उसके तहत क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन था वो कंसिस्टेंट रहा। इनफैक्ट मैं जो आपने 2 तरह के लोग कहे उनमें से उन लोगों के तरफ देना चाहूँगी कि अगर ये नहीं होता तो हम लोगों का प्रोडक्शन और हम लोगों का एक्सपोर्ट कहीं ज़्यादा होता। बिकॉज़ इस बार काफ़ी फेवरेबल था प्रोडक्शन का सिनेरियो, हम लोगों का बम्पर क्रॉप था बहुत सारे अच्छे फूड ग्रेन क्रॉप्स में। इनफैक्ट अभी भी राइस में हम लोगों का बहुत ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी जो है वो कंटिन्यू ही रहने वाला है। सनफ्लावर का हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, तो कहीं न कहीं इंपोर्ट भी कम होने वाला है, और एक्सपोर्ट की तरफ हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं, जो मिस्टर दिवाकर ने भी कहा कि अभी हम लोगों को इतने सारा समय बीतने के बाद ये समझ में आने लगा है कि फूड में ऐसा नहीं हो सकता है कि सब कुछ बल्क हो और आप क्वालिटी पे ध्यान ना दें, आप स्पेसिफिक वैराइटीज पे ध्यान ना दें, जहां आप भेज रहे हैं उनके टेस्ट को ध्यान ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमारे यहाँ सीड वैराइटीज का इंप्रूवमेंट हो रहा है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का भी हो रहा है, उसके वजह से हमारा क्वालिटी प्रोडक्शन है, क्वांटिटी कंसिस्टेंट है, एंड अभी धीरे-धीरे हम लोग की इंडस्ट्री, इनफैक्ट अब आगे आने वाले आप समय पे देखना कि हम लोग के जो ये रिफॉर्म्स हमने 2-3 आए हैं, उसका धीरे-धीरे अभी अभी आपको फल मिलेगा, जिसमें कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो हम लोगों ने बहुत बड़ा क्रिएट किया 1 लाख करोड़ का, उसमें आपको हम लोग फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट सिस्टम है वो। सो उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, पैकिंग होता है, वेयर हाउसिंग होता है और फिर एक्सपोर्ट होता है। तो एक तो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबिलिटी रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी क्रॉप्स रहती है, और आपको
फार्मर को सबसे बड़ी बात है, हमारा कृषि विभाग में सबसे ज्यादा जो कंसर्न रहता है कि फार्मर को हर तरह से उसका बेनिफिट मिले, फार्मर को किसी भी तरह से लो कीमत पे ना बेचना पड़े ना। जैसे ही फसल अच्छी होती है, आपका एक कंसर्न आ जाएगा तो गलट आ जाएगा मतलब फार्मर को पैसा नहीं मिला। बिल्कुल। उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि उसका रीच बहुत रहे, पैन इंडिया उसका रीच रहे, और उसके क्रॉप्स को वो अपने जब वो डिसाइड करे, जिस समय पे वो डिसाइड करे वो बेचे, तो उसको इकट्ठा ले जाके नहीं बेचना पड़ेगा, तो आपको नेचुरली कीमत उसकी ठीक-ठाक मिलेगी। सो बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट हमारे फेवर में रही, तो थोड़ा-सा मैं यही कहूँगी। और जहाँ तक समय का सवाल है, उस समय क जो खराब समय था, उस समय हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत अच्छा रहा। हुँ। उस खराब समय के रहते हुए भी हम लोगों को एटलीस्ट कृषि विभाग में उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। तो ये सब हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सेंटर ने तो जो करना है सो करना है। प्लान करना है ओवरऑल इंडिया लेवल पे प्लान करना है। बाकी जो ग्राउंड लेवल का काम है, वो स्टेट को साथ लेते हुए, उनको साथ रखते हुए फिर हम लोग काम कर रहे हैं। एंड रिजल्ट्स आर विजिबल कि वो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी वो हम लोगों को फल दे रही है। ओके। संजय जी, क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं जो कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है, जिस तरीके से कृषि निर्यात नीति आई और जिसमें जो प्रावधान रखे गए, और पहले हम देखते थे कि ज़्यादातर 2 या 3 प्रोडक्ट के आसपास निर्यात उसके इर्द गिर्द घूमता था एग्रीकल्चर पूरे के पूरे सेक्टर में। लेकिन जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ, करीब 17 ऐसे अलग अलग जिन्स या उत्पाद हैं जो कि अब एक्सपोर्ट के दायरे में हैं, जिनका एक्सपोर्ट हो रहा है और नंबर्स उनके पहले से बढ़े हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को, और फिलहाल जो पोटेंशियल मैं समझना चाहूँगा उद्योग जगत के नज़रिए से, वो कितना और किन सब सेक्टर्स में और अधिक नज़र आने वाला है? देखिए, इसमें ये जो आज हम देख रहे हैं उसकी नींव मेरे ख्याल से आज से 5-6 साल पहले रखी गई थी। कृषि उत्पाद के निर्यात पे ध्यान दिया जा रहा था पिछले 4-5 सालों से, 5-6 सालों से। 3-4 चीज़ें बहुत बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं इन चीज़ों में, कृषि उत्पाद के निर्यात में। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हुआ है हिंदुस्तान में। पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट की कैपेसिटी, पोर्ट में कितनी जल्दी आप शिप को पूरा भर के भेज सकते हैं, उसकी कैपेसिटी में बहुत फर्क आया है। जो हिंटरलैंड, जो आपके ऊपर के जो पोर्ट से दूर के क्षेत्र हैं, वहां से जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बहुत बढ़िया हुई है। तीसरा ये हुआ है कि जो उद्योग है, उद्योग ने अपना क्वालिटी बढ़ाने, कैपेसिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाने में काफी निवेश किया है। उससे क्या हुआ है कि जैसे आप राइस मिलिंग में देखें, राइस मिलिंग में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट बहुत हुआ है और कैपेसिटी भी काफी आई है और सही जगह पे कैपेसिटी आई है। उसके कारण आज हिंदुस्तान की ये स्थिति है कि हम शायद 15 मिलियन टन भी एक्सपोर्ट कर सकें, जो कि पहले हम 10 या 11 मिलियन पे अटक जाते थे। बट ये सब जो चीजें चेंज हुई हैं उसके कारण इसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। और हर क्षेत्र में आप देखें, ग्राउंडनट के क्षेत्र में देखें, जहां हिंदुस्तान की मूंगफली एफ्लाटॉक्सिन के कारण बदनाम थी सारे मार्केट्स में, आज उद्योग ने उसका पूरा ध्यान देके अपीडा की सहायता से हम लोगों ने बिल्कुल उस क्वालिटी पे नियंत्रण किया है और वो क्वालिटी आज की डेट में बहुत कंसिस्टेंट हो गई है। राइस की बात करें तो राइस में भी क्वालिटी की कंसिस्टेंसी बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 6 से 7 साल में, जबकि इंडिया थाईलैंड के मुकाबले या वियतनाम के मुकाबले थोड़ा नीचा माना जाता था पहले। बट यहाँ पर जो बराबर इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में, उसके कारण हिंदुस्तान का नाम बाहर के मार्केट्स में बहुत अच्छा हुआ है। जी। इसी तरह आप शुगर को देखें, शुगर में ये हुआ है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ही प्रोएक्टिव रही हैं। बहुत जल्दी सब्सिडी का ऐलान किया गया था, जिससे कि उद्योग को बहुत क्लैरिटी हो गई कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसकी पैरिटीज क्या रहेंगी। और अगर आप वीट में देखें तो वीट में भी स्टॉक की जो रिलीज था वो गवर्नमेंट ने बहुत सही समय पे किया, जिससे कि एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबिलिटी सही प्राइसेस पे मिली। तो ऐसे अगर आप और भी क्षेत्रों में देखें, जैसे मत्स्य प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में या मीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में,
उद्योग ने बराबर उद्योगपतियों ने बराबर उसमें निवेश किया है और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा किया है, जिसके कारण रिलायबिलिटी बाहर के मार्केट्स में और एक जो ब्रांड इमेज है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ के साथ जो गवर्नमेंट ने उसमें फैसिलिटीज दी हैं या जो भी और सुविधाएं दी हैं उससे भी काफी फायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके हिंदुस्तान एक्सपोर्ट में और भी बढ़ोतरी करेगा और बहुत सारे, क्योंकि हम एक फूड सरप्लस कंट्री बन चुके हैं और हमारे को जितनी लोकल पॉपुलेशन के लिए चाहिए उससे कहीं ज्यादा आज प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्सपोर्ट तो हमारा होता ही रहेगा। बट जरूरत यह है कि हम उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, उसको ज्यादा प्रोसेस कैसे करें, उसको ब्रांडिंग कैसे करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एंड कंज्यूमर की प्राइस है उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन यहाँ के भारत के उत्पादकों को और निर्यातकों को मिले। उसकी जरूरत है हमें आगे। विश्वा जी, क्योंकि आप अबीडा के चेयरमैन भी थे और जब स्कीम लॉन्च हुई थी कृषि निर्यात नीति, मैं खास तौर पर कहूँ, उस वक्त भी ये बात आई थी एफपीओज को लेकर कि एपीडा और एफपीओ जो लिंक की बात हो रही थी वो कितना क्रूशियल रहा है इस, अगर हम एक्सपोर्ट की ग्रोथ को देखते हैं इसके नंबर्स बढ़ने के पीछे। और दूसरा जो इनिशिएटिव था कि फार्मर को क्वालिटी या वैल्यू एडिशन के लिए उन्हें ट्रेन करना, अवेयर करना, ताकि वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का जो मेन तत्व था वो था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेंगे, उनको हम जो निर्यातक हैं उनसे जोड़ेंगे और इसके लिए एपीडा ने एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल में आज की डेट में जो मुझे रफ फिगर याद आता है, 3000 से ज़्यादा एफपीओज और करीब 2000 के आसपास निर्यातक लिंक हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, पिछले साल इसी महीने के आसपास हमें बनारस को एक्टिवेट करना था कि बनारस में बहुत अच्छी सब्जियां और फल हो रहे थे, उनको कैसे हम बाजार तक, दुनिया तक पहुंचाएं। तो हमने वहां पर एफपीओज बनाए। हमने वहां पर जो बॉम्बे के निर्यातक थे, मुंबई से निर्यातक आए थे जो बायर सेलर मीट्स में, उन्होंने उन किसानों के साथ समझौता किया और अगले 4 महीने में बनारस से निर्यात होने लगा। ये जो एक सक्सेस मॉडल है, इसके तरह हमने 4 क्लस्टर और ऐसे ही एक्टिवेट किए। अनंतपुर से जब पिछले साल पूरी ट्रेन भर के केले बम्बई के पोर्ट पर पहुंचे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये पूरी ट्रेन भर के केला अनंतपुर से निर्यात हो रहा है। ये पहले, इससे पहले पॉसिबल नहीं था कि अनंतपुर से निर्यात होता था, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद उनका निर्यातकों से एपीडा ने जो लिंकेज कराया, उसके बाद जो ये जंप आया है, ये एक पहलू है जिस पर हम एक्टिवेशन कर रहे हैं। हमने 27 क्लस्टर इस तरह से चिन्हित किए हैं एपीडा के माध्यम से, जहां पर हम किसानों और निर्यातकों को जोड़कर इन क्लस्टर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये हुआ है, अभी तक 5 क्लस्टर से निर्यात शुरू भी हो गया है। जब निर्यात शुरू होता है तो किसान को अल्टीमेट उसको उसके अपने प्रोड्यूस के लिए अच्छी और उचित मूल्य मिलता है। हमने ये बनारस में देखा है, हमने अनंतपुर में देखा, हमने थेनी में देखा, हमने ये कई और क्लस्टर्स में देखे जहां पर अंगूर का आप उदाहरण ले लें। अंगूर पहले भी जाता था, लेकिन इस बार जो अंगूर का अच्छा निर्यात हुआ है उससे अंगूर के निर्यात को, किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिला है। इसके साथ मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ कि अब कोविड के टाइम में हमें 2 और अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। पूरी दुनिया अब हेल्थ के प्रति वही खाना चाहती है जो स्वास्थ्य परक हो। इसमें हमारे जैसे स्पाइसेस में टर्मरिक और काली मिर्च का अगर आप निर्यात देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में अराउंड 50% से ज्यादा का निर्यात बढ़ा है। सिमिलरली हमारा ऑर्गेनिक फूड जुलाई से आज सितंबर तक 74% का एक्सपोर्ट बढ़ा है जी। तो अब ये जो 2 ट्रेंड निकल के आ रहे हैं, इसमें जो आगे की हमारी नीति होगी उसमें हम न्यूट्री सीरियल्स, हेल्थ फूड, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन पे फोकस करने जा रहे हैं। और इनके साथ ही हमने देश भी चिन्हित किए हैं। हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलके हम जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं उसके 2 मुख्य बिंदु हमने तलाशे हैं, और वो एक है फार्म टू फोक और दूसरा कंसंट्रेट ऑन गल्फ कंट्रीज। पिछले 6 महीने और 1 साल में हमने
क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। आज Okay. हमारे किसी भी निर्यात का कंट्री से जो रिजेक्शन लेवल है बिल्कुल कम हो गया है। पहले सब अगर 100 होता था तो आज की डेट में 2 या 3 अलर्ट्स आते हैं। ये बहुत तो अच्छा मैं ये मैं कहना कहूँ कि चाह रहा रिजल्ट है हूँ शायद कि आप लोगों के कदमों का, और जो अब तक नए मैं कहूँ कि मैकेनिज्म आप लोगों ने लागू किया है। शुभ्रा, एक चीज़ अब आती है कि दायरा, या मैं कहूँ कि किस तरीके से हम नए प्रोडक्ट को इस बास्केट में लाना चाहेंगे या ला रहे हैं, और उसको लेकर क्या खास रणनीतिक बदलाव ज़मीन पर इस वक्त मैं कहूँ कि एफपीओस के साथ करने की ज़रूरत है, आप लोग कर रहे हैं? उसके लिए बहुत ही वैलिड आपका सवाल है। इस समय इनफैक्ट हम लोग प्रोडक्ट वाइज स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, किस तरह से पूरे वर्ल्ड में क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मूव कर रही हैं, पूरा वर्ल्ड जो है किन चीजों पे ध्यान दे रहा है। और आपको मैं एक और भी बात बताती हूँ कि इस समय हमारा जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का प्रोडक्शन है, एज मिस्टर संजय जी ने कहा था कि हम ऑलरेडी सरप्लस हैं। सो सरप्लस में खाली एक ही इशू है, जो थोड़ा वेस्टेज अगर हम बचा पाए, कम कर पाए, तो हमारा सरप्लस और बढ़ जाता है। तो वेजिटेबल्स हमने करीब 1800 लाख मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं, जो लास्ट ईयर हमने प्रोड्यूस की, और फ्रूट्स हमने 979 लाख मेट्रिक टन। एंड पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक्चुअली फ्रूट और वेजिटेबल्स भेज भी पा रहे हैं। वेजिटेबल्स के लिए तो हम लोग ऑलरेडी एक नोन सोर्स है। कभी कभी अपना शॉर्टेज डोमेस्टिक होता है तो हम लोगों को थोड़ा ट्वीक करना पड़ता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। और ये हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो बहुत बहुत बड़ा एक नया प्रोडक्ट रहेगा। स्पाइसेस को हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि स्पाइसेस हमारे अच्छे चलने वाले हैं। ऑर्गेनिक्स में हम लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट ऑर्गेनिक्स में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के साथ भी बहुत टाई अप कर रहे हैं उनको। उसमें हमारा डबल एडवांटेज है कि नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप होगा, प्रोडक्ट भी डेवलप होंगे, क्योंकि बहुत ही निश प्रोडक्ट्स हैं। हमने कुछ स्टेट्स को ही और केमिकल फ्री कर डिक्लेयर करवा दिया है। सो Okay. वो उसमें वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक होते हैं, तो वो हमारा एक फोकस एरिया है। इस तरह से हम लोग कई बार कंट्री स्पेसिफिक भी कर रहे हैं कि जैसे बासमती वी नो की विच कंट्रीज। तो गल्फ में जैसे अब हम जा रहे हैं, तो गल्फ में हमको मालूम है कि वहां पे बासमती इज वन थिंग, स्पाइसेस, ऑर्गेनिक्स, कोकोनट, बिकॉज लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर इन गल्फ। सो साउथ इंडियन बहुत सारे हैं वहां पे, तो वहां हम लोगों को रियलाइज हो रहा है कि कोकोनट का बहुत सारा डिमांड है। सो वी आर थिंकिंग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें कोकोनट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से हम उसको टैप कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक उसका क्लाइंटेल है हमारे पास, उसके कंज्यूमर्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास वो बनता चला जा रहा है कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहे हैं। एज लॉन्ग एज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो कि हमेशा पहले प्रोडक्शन पे ही ध्यान देती थी, अभी उन्होंने अपने पूरे वर्क एरिया में निर्यात को भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है। बिकॉज Okay. जब निर्यात होगा दैट मीन्स फार्मर को बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, उसको बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है उन चीजों का। संजय जी, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री की ओर से निवेश भी बढ़ा है, जो आंकड़े हमारे सामने हैं। कुछ और ऐसी अड़चनें आपको लगता है, कुछ सहूलियत जिसकी ज़रूरत उद्योग जगत को है या एक्सपोर्टर्स को है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज़्यादा निवेश या फिर स्ट्रीमलाइन करते हुए इस एक्सपोर्ट को ज़्यादा ले जाएं, इसके नंबर्स को हम जो दुनिया में आंकड़े हैं उसमें टॉप 5 या टॉप 3 तक पहुंच पाएं? जी हाँ, उसके लिए देखिए सप्लाई एंड डिमांड दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है। अगर पहले डिमांड को लिया जाए तो हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें खासकर अपने को ये देखना पड़ेगा कि ट्रेड पैक्ट्स का इम्पैक्ट क्या है। हमारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी कई मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है, और हमको वहाँ पर देखना होगा कि कैसे हम ट्रेड पैक्ट्स या ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट करें, जिससे कि भारतीय उत्पादों को ज़्यादा ड्यूटी नहीं सहनी पड़े इन मार्केट्स में। तो आपको एक एग्जांपल दूं, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भारत का चावल, जो नॉर्मल चावल है, उस पर 35 से 40% तक की ड्यूटी है, जबकि वियतनाम या थाईलैंड से उन्हीं मार्केट्स में ड्यूटी 10% से भी कम है। अब ये ऐसे कुछ कारण हैं जहां पर हमें जरूर कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, और जहां जिन देशों से हम काफी कुछ आयात करते हैं उनके साथ वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीमेंट हमें करने होंगे। ओके। दूसरा भारतीय निर्यातकों को ये सोचना होगा कि कैसे वो
ब्रांड बिल्डिंग करें मार्केट्स में, जिससे कि भारत की इमेज, भारतीय प्रोडक्ट्स की इमेज और उनकी कंपनी के उत्पादों की इमेज कस्टमर्स की निगाह में अच्छी हो, और जिससे कि वो प्रीमियम कमा सकें अपने प्रोडक्ट्स पे। तो वो दो चीजें हैं जो कि डिमांड साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मिस्टर मिश्रा ने बोला, ऑन द सप्लाई साइड तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार काम करना है, एग्रो क्लस्टर्स डेवलप करने हैं, एफपीओज को काफी डेवलप करना है। एफपीओज इस देश की पूरे जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है उसको काफी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए हमारे यहाँ इतना फ्रेगमेंटेशन है फार्मर्स में, अगर उसका कलेक्टिवाइजेशन या उनको एक साथ एकजुट बना के अगर नहीं लाया जाएगा आगे, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो काफी लिमिटेड रहेगी। और वो एफपीओज को और एग्रो क्लस्टर्स को हमें काफी महत्व देना होगा और वहां पर निवेश की जरूरत है। ओके सर। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसका भी उल्लेख किया गया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दिवाकर सर, एक आखिर में कमेंट चाहूँगा मैं, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की एपीडा में रहते हुए और इस एक्सपोर्ट के लिए जो नंबर्स नया है, मैं बधाई दूंगा किसानों की ओर से। किसानों को कोई सलाह आप देना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के थ्रू? एपीडा कई सारे संगठनों के द्वारा किसानों से जुड़ी हुई है। मैं केवल अपने निर्यातकों और किसानों को ये कहूँगा कि एपीडा और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हम 24/7 अवेलेबल है। कभी भी किसी भी समस्या के लिए, और कोविड के टाइम में अगर आप बात करें तो निर्यातक इस बात को आपको प्रमाणित करेंगे कि कोविड टाइम में हमारे वाणिज्य मंत्रालय एपीडा ने 24/7 वी वेर अवेलेबल ऑन टेलीफोन, ऑन व्हाट्सएप, ऑन एसएमएस। नाउ हमारा जो अभी निर्यात की जो पॉलिसी है वो किसान केंद्रित है। हम एफपीओज बना रहे हैं, निर्यातकों को किसानों तक ले जा रहे हैं और हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हमारा बस इतना निवेदन है कि किसान क्वालिटी प्रोडक्शन पर ध्यान दें। बाकी फार्म से फोक की स्ट्रेटेजी हम कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर हमने बनाई है और हम उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। उसका एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इस देश में, और हमारा किसान जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको उचित मूल्य मिलेगा, क्योंकि बाजार अवेलेबल है और हमारे निर्यातकों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भारतीय प्रोडक्ट विश्व के उन देशों में भी देखे जाएंगे जहां पर आज हमें एंट्री नहीं मिली हुई है। तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। हमें एक मिलकर साथ में काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी आपका, शुभ्रा आपका और संजय जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि कोविड काल में भी भारत से कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ा है, उसके पीछे का कारण क्या है और नई नीतियां और नई पॉलिसी के चलते ये नंबर्स हम कहां तक ले जाना चाहते हैं और उसके पीछे जो कारगर कदम है वो ज़मीन पर कैसे उतारे जा रहे हैं और रास्ते की रुकावटें या चुनौतियाँ हैं उनको कैसे मिलकर दूर कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।